सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आशा करता हूँ आपकी यूपीएससी प्री 2022 की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और इस समय ये है कि आप पूरा कॉन्फिडेंस रखो अपने साथ और आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू निकालते रहो। तो आज हम फिर से 10 क्वेश्चन लेने वाले हैं और आप में से कोई अभी नया हो इस पे चैनल पे तो पहले वाली वीडियो ज़रूर देखना। ये एक प्लेलिस्ट है, आप देखना चैनल पे जाके प्लेलिस्ट 4 वीडियो पहले आ चुके हैं और 5वां वीडियो आज है। और आप सभी का बहुत ज़्यादा मतलब इसमें धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे मोटिवेट किया ऐसी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आप लगातार देख रहे हो। तो ये मेरे लिए अच्छा है कि आप यदि आप देखते हो, आपके काम आता है, तो मैं कंटिन्यू ऐसी वीडियो जारी रखूँगा। तो बिना टाइम खराब किए हम आगे बढ़ते हैं और वही आपको कहना चाहूँगा कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना, 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट लो और कमेंट करके बताना कि आपके कितने सही हो रहे हैं, ताकि मुझे भी आइडिया रहे कि जो मेरे दोस्त हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट ले रहे हैं, तो वो कितने उनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और मुझे भी उससे बहुत फ़ायदा मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो मैं बता रहा हूँ वो आपके काम आ रहा है। तो अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। शुरू करते हैं आज का 29 क्वेश्चन। इंग्लिश में यहाँ पे दे रखा है, आराम से इसको पढ़ो। बहुत आसान है। देखो, जैसे ही हम इसको देखते हैं ना, तो कई बार ये होता है, यार ये हमने देखा ही नहीं, ये हमें पता ही नहीं है कैसे इस क्वेश्चन को करें। लेकिन कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा होता है जो आपको कभी याद होगा या कहीं पढ़ा होगा आपने। जैसे इनकी बात करें कि ये कह रहा है ब्लू फिन जो ये है, क्या नाम है, महासीर है, कावेरी नदी में पाया जाता है। कभी मैंने सुना नहीं, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। इरावदी डॉल्फिन पक्का पता है हमें, ये हमारे जोन का है, क्योंकि इरावदी डॉल्फिन इतनी बार न्यूज़पेपर में आता है। जैसे मैं द हिंदू पढ़ता हूँ तो वहाँ पे इतना ज़्यादा देखने को मिलता है। कल परसों ही मैंने आपको जो नोट्स दिए टेलीग्राम पे शेयर किए थे, उस नोट्स में ये है। ठीक है, तो ये हमारी रेंज का है। लेकिन आप ये कहोगे इसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक यही है कि आपको कुछ तो पता होगा। यहाँ पे 6 चीज़ दे रखी है, मतलब 3 चीज़ यहाँ पे, 3 चीज़ इस तरफ है। इनमें से कोई तो एक पॉइंट आपकी नज़र में होगा, ऐसे तो क्वेश्चन निकलेगा। ठीक है, तो जैसे मुझे ये पता है कि इरावदी डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है, भारत में चिल्का झील में पाई जाती है। तो चिल्का झील में, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी हमें कोई पता नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ-जहाँ 2 है, इसमें आप देखोगे कि जहाँ-जहाँ 2 है वो कट जाएँगे। आंसर क्या बचा? सी। इसमें एक ट्रिक है, यदि आपको ये बिल्कुल नहीं पता हो कि चलो इसमें हम गेस लगाते हैं, बिल्कुल तुक्केबाजी करते हैं कि यार हमें पढ़ा ही नहीं है लेकिन तुक्केबाजी करते हैं, तो इतना तो आप लगा सकते हो ना आइडिया कि इरावदी डॉल्फिन है। इरावदी डॉल्फिन चंबल नदी में क्या कर रही है? ठीक है, यदि इस गेस से भी जाते तो ये आंसर बन जाता। वैसे आपको इसमें पता हो तो और अच्छी बात है कि इरावदी नदी कहाँ पाई जाती है? 3 जगह पाई जाती है। एक इरावदी नदी म्यांमार, एक मेकोंग नदी और एक और है, मुझे अभी याद नहीं है। 3 नदियों में पाई जाती है और एक चिल्का झील में। तो ये आइडिया हो तो और बढ़िया है। बाकी यदि हम उससे भी जाएँ अपनी कॉमन सेंस वाले टेक्निक से, तो भी ये हो जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? सी। एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में यहाँ पे देखना आंसर सी। ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको यूपीएससी फ्री क्लासेस के बारे में बताना चाहूँगा। प्रेप लीडर ऐप आपके लिए लाया है 7 दिनों के लिए बिल्कुल फ्री में अपने सभी कोर्सेज को। आप यदि न्यू यूज़र हो, यहाँ पे इनरोल करते हो, तो आपको 7 दिनों के लिए इनके जितने भी पेड कोर्स हैं बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना है धर्म, आप यहाँ पे क्लासेस एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा भी प्रेप लीडर ऐप पर बहुत सारी फ्री इनिशिएटिव है, जैसे एनसीईआरटी समरी, क्वेश्चन बैंक, मॉक टेस्ट। एक बार जरूर ट्राई कीजिए। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हैं और ये देखना आप, ये आसान है, ज़्यादा कोई टफ वाला नहीं है। ये पहले भी आ चुका है, कम से कम 2 या 3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आप ध्यान में रखोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये करंट अफेयर में चलता रहता है। ये कह रहा है कि पर्यावरण में निर्मुक्त होने वाले सूक्ष्म मणिकाओं या माइक्रोबिट्स, यहाँ पे आप देखना कि ये जो माइक्रोबिट्स है दैट रिलीज इनटू एनवायरनमेंट, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, क्यों चिंता का विषय है, ये क्या नुकसान होता है। तो इसमें हिंट क्या है? हिंट है, एक तो ये सूक्ष्म मतलब माइक्रो कण है ये, ठीक है, माइक्रो सूक्ष्म कण है, माइक्रोबिट्स है। एक है इन्वायरमेंट, ठीक है। 2-3 इसमें हिंट है, क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा है। कैसे छुपा है? हम हमें ये कोशिश करनी है कि इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, सूक्ष्म कण की बात कर रहा है, तो ये कैसे नुकसान पहुंचाएगा। चिंता की बात है ना, तो नुकसान किसको पहुंचा रहा है? पहला कह रहा है कि ये समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिकारक है, तो ये चिंता भी है, यानी नुकसान भी पहुंचा रहा है। समुद्री पारितंत्र क्या है? इन्वायरमेंट भी है। हो सकता है, इसको छोड़ते हैं, एक बार आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों में त्वचा कैंसर होने का एक कारण मानी जाती है। अब यार थोड़ा-सा आप हिंट लगाओ कि यार बच्चों में ही क्यों, फिर तो कैंसर होता है तो थोड़ा मतलब किसी में भी हो सकता है। यदि माइक्रोबिट से कैंसर होता है, तो बच्चों में ही क्यों होता है? और किसी में भी हो सकता है। कैंसर आप जानते हो ऐसी सामान्य बीमारी नहीं है, मतलब काफ़ी इसमें रिसर्च होता है। ऐसा सुना नहीं, काट दो। ये इतनी छोटी होती है कि सिंचित क्षेत्रों में फसल पादपों द्वारा अवशोषित हो जाती है, तो क्या होगा उससे? क्यों इतनी चिंता का विषय बनेगा? नहीं बनेगा ना? नहीं बनेगा। अक्सर इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों मिलावट में किया जा सकता है, लेकिन इतना मतलब चिंता वाला कोई मामला बनता नहीं है।
यदि इन चारों समस्याओं में आप देखो बड़ी समस्या कौन सी है, यदि हम एक चीज़ देखें बड़ी समस्या मतलब बहुत ज़्यादा समस्या है यार ये तो, कि तो ये समुद्री पारितंत्र वाला आपको लगता नहीं लगता? ठीक है। जहाँ पे भी कन्फ्यूज़ हो थोड़ा-सा थिंकिंग करोगे, आराम से इसको निकालोगे। तो इतने ये तरीका होता है, ये सोचने समझने की क्षमता आप डेवलप कर लोगे, तो कितने क्वेश्चन गलत होंगे यार आपके। यदि आपके 50-50 बचते हैं तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हो तो उसमें सही होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं 30 में। 30 में ए आंसर है, ठीक है। ऐसे यही तरीका होता है। मैं ऐसे करता हूँ और उससे मुझे फ़ायदा मिला है। अदरवाइज़ ये होता कि जैसे मैं अपना अनुभव बताऊँ कि जैसे लगातार जो बाद में शुरू के मैंने हमेशा बताया कि मैं शुरू में 2 बार प्री फेल हूँ। ठीक है, जब मैंने शुरुआती अटेम्प्ट लिया था अपना 2012 और 13 में, तो उस समय प्री फेल कर गया। और प्री इसलिए फेल नहीं हुआ था कि मैंने मेहनत नहीं की, इतनी ज़्यादा मेहनत के बावजूद मतलब प्री फेल होना, ये बताता था कि उस समय इतनी सोच नहीं थी, थिंकिंग नहीं थी, मैच्योरिटी नहीं थी कि कैसे यूपीएससी में क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना चाहिए। और उसके बाद में जो प्री निकले हैं, मतलब जो 4 प्री निकले हैं बाद में, तो ये थिंकिंग आ गई थी, जबकि उसमें पढ़ाई इतनी नहीं थी, जो पहले दूसरे अटेम्प्ट में थी। तो इसका मतलब ये बात है कि आप यूपीएससी यहाँ पे स्मार्ट लोगों को चाहता है। यूपीएससी बिल्कुल नहीं चाहता कि आप मतलब अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हो या रटे-रटाए पैटर्न से आते हो, तो उनको नहीं चाहता, सीधी-सी बात है ये। तो ये आपको सोचना है कि आपको किस तरफ दिशा में बढ़ना है। मेरे हिसाब से ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा-सा इसको सोचोगे, थिंकिंग करोगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, अटेम्प्ट लेना आराम से। निम्नलिखित में से किन का मापन आकलन करने के लिए उपग्रह उपग्रह चित्रों या सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है? ये वो एक सिंपल टेक्निक है कि आप जानते हो आजकल काफ़ी ज़्यादा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं हर साल, और इसमें आप नॉर्मली थोड़ा-सा सोचोगे, थिंकिंग करोगे तो आराम से कर लोगे। यदि आपके पास कोई तर्क नहीं है ना उसको खारिज करने का, तो उस खारिज मत करना उस स्टेटमेंट को। जैसे किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित का अंश आप देखते हो उपग्रह के द्वारा आजकल क्या होता है। आराम से ये देख सकते हैं कि कहाँ पे हरियाली है, मतलब कहाँ पे हरे पौधे हैं, कहाँ पे सूखे पौधे हैं। तो इसको तो ज्ञात करना बहुत आसान काम है आजकल, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, सेंसर लगे होते हैं। उपग्रह में सेंसर होते हैं जो आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं टेम्परेचर को, कलर को आसानी से कर लेते हैं, तो आसान है। किसी विशेष स्थान के धान के खेतों में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, ये भी आसानी से पता लगाया जा सकता है। कैसे? मतलब इनका भी होता है, किसी भी गैस का कितना टेम्परेचर होता है, ये सब सेंसर के द्वारा पता लगाया जा सकता है। किसी स्थान का भूपृष्ठ तापमान, ये भी बहुत आसान है। तो इनमें आपके पास कोई जब तक वाजिब कारण नहीं हो ना कि यार ये हो ही नहीं सकता। आज आप जानते हो साइंस कितनी आगे बढ़ चुकी है, साइंस के द्वारा ये सब चीज़ें पॉसिबल है। आपके पास कोई तर्क नहीं इनको खारिज करने का, तो सब के सब स्टेटमेंट ऐसे सही होते हैं। थोड़ा-सा ऐसे लगाओगे आइडिया, तो आराम से क्वेश्चन निकल के आएगा। हालाँकि ये सब जगह लागू नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि ये परफेक्ट स्ट्रैटेजी है तो हम जाके आँख बंद करके मारेंगे, आराम से सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मतलब ये होता है आपका खुद का कॉमन सेंस, और जब बार-बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका मन खाने लग जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ, यार ये प्रैक्टिस का भी गेम है कि आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो कि मतलब कोई भी क्वेश्चन आपके सामने है ना, तो वो आंसर आपको दिखे कि यार ये तो इसका आंसर यही होगा। आपकी फीलिंग आएगी, मतलब ये सही बात है। जो आप में से इतनी ज़्यादा मेहनत करता है और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ले रहा है उसको पता है कैसा होता है, रियल में फीलिंग आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। 32 में 32 में आंसर है डी। ठीक है, आराम से देखो आप, ये यूपीएससी के आंसर की है, इसमें कोई गलती गुंजाइश ही नहीं कहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट लेना। ठीक है, अच्छा यहाँ पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे 37 पर मैंने ये रेड क्यों किया है, ये 2019 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि निम्नलिखित में कौन से देश पिछले 5 वर्षों में विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है? तो उस साल ये क्वेश्चन आया था 2019 में, और इसमें आंसर था इसका भारत, कि भारत सबसे ज़्यादा क्या कर रहा है, निर्यात कर रहा है। तो इस बार है ना गेहूँ को लेकर इतना उठा-पटक हुआ है। जैसे मैं अभी अपना बताऊँ कि मैं किसान हूँ, तो हर साल गेहूँ क्या होता है, 1600 या 1700 रुपए क्विंटल होता है। इस बार गेहूँ का जो मूल्य है ना 3000 के आसपास जा रहा है। क्यों हो रहा है? आपको पता है, रूस और यूक्रेन का संकट। रूस और यूक्रेन का संकट है, तो गेहूँ उत्पादक में कहीं न कहीं आप जानते हो निर्यात में सबसे ऊपर टॉप पे है कौन? रूस। तो अभी रूस के साथ आर्थिक प्रतिबंध लग गए, तो रूस पिछले 5 साल से रूस निर्यात में टॉप पे था गेहूँ के मामले में। तो ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि पिछले 5 वर्षों में गेहूँ के मामले में सबसे बड़ा निर्यातक कौन रहा है? तो ये रूस रहा है। मैंने 2 दिन पहले टेलीग्राम पे जो द हिंदू के नोट्स भेजे थे, उसमें पूरा डिटेल से भेजा है कि 5 टॉप उत्पादक राज्य कौन से हैं गेहूँ के, 5 निर्यातक कौन से हैं, 5 आयातक कौन से हैं। आयात वाले में मिस्र वगैरह ये है, ठीक है, मिस्र, इंडोनेशिया, अफ्रीकन राष्ट्र, मिडल ईस्ट, ये आयातक में। और उत्पादन में सबसे प्रमुख है चीन और दूसरा है भारत। लेकिन भारत निर्यात में बहुत 10वें नंबर पर आता है लगभग गेहूँ के मामले में। तो ये क्वेश्चन आएगा, मैं ऐसा अज़्यूम करता हूँ, क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन की फ्रेमिंग एक जैसी रहती है, बस उसमें चीज़ें बदल जाती है। तो याद रखो, यदि ये डायरेक्ट आता है तो हम लकी माने जाएँगे। लेकिन पढ़ने का नज़रिया हमारा ऐसा होना चाहिए
इसलिए मैंने जानबूझ के इसके ये गोला लगाया था, आपके काम आ सकता है। बाकी हम क्वेश्चन लेते हैं ऊपर वाला। देखना, इस साल यहाँ से दोबारा फ्रेम होगा। मैंने पहले कहा था कि इस बार भी है ना, रूस और यूक्रेन के बीच में जो मामला चल रहा है, तो वहाँ पे आप यूराल सागर है, काला सागर है, आगे और भी बहुत सारे सागर हैं, उनकी जल संधियाँ हैं। जैसे मैंने कल परसों में जो मोस्ट टॉपिक वाला वीडियो बनाया था उसमें बताया था मैंने। एक क्वेश्चन ये आपका यहाँ पे पक्का है, ये तो श्योर ऐसा क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। ये मैपिंग कर लेना इस साल, मैपिंग कर लेना कि यूक्रेन की कौन सी सिटीज़ है जहाँ पे रूस का बड़ा हमला हुआ था, तो वो सिटीज़ मिलान में आ सकता है कि ये सिटी किस देश में है। ऐसा भी पहले क्वेश्चन आए हैं, तो इसको करो। ये आसान है वैसे, क्योंकि इसमें भी एलिमिनेट आपको करना है चीज़ें, कि जैसे हम लेके चलते हैं कि इतने में से आपको कौन कौन सी पता है। जैसे ये तो पता होगा कि यार सीरिया कहाँ पे, सीरिया आपको पता है कितना सीरिया में संकट चल रहा था, ये तो कहाँ पे था, भूमध्य सागर के आसपास। लाल सागर के आसपास सीरिया नहीं है। ये तो थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हो, 5वीं क्लास वाला बच्चा भी बता सकता है कि सीरिया कहाँ पे है। सीरिया भूमध्य सागर में, लाल सागर में नहीं है। ठीक है, सीरिया लाल सागर में नहीं है, तो काट देते हैं इसको। जहाँ जहाँ 5 है, 5 काट दिया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं यहाँ पे। 1 और 4 बिल्कुल सही है, देखो दोनों में है, 1 और 4 दोनों में है ना, तो 1 पे टिक लगा दिया और 4 पे भी टिक लगा दिया। इनसे हमें मतलब नहीं है, अब दोनों सही है। अब हमें जांच करनी है 2 और 3 की। तो ये देखना है, अब देखो काला सागर के पास क्रोशिया किसी को नहीं पता हो, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी एक और है, कैस्पियन सागर कजाकिस्तान वाली। तो ये तो आपने देखा होगा कि कैस्पियन सागर का कितना बड़ा पार्ट कजाकिस्तान पे है, ऊपर आपने देखा होगा ऐसे कैस्पियन सागर है, ऊपर कजाकिस्तान है, देखा होगा ना। तो इसको हम सही मार्क कर लेते हैं, तो इसका मतलब काला सागर वाला अपने आप कट गया, तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, 1 3 4 बी हो गया। तो ऐसा तरीका अपनाओगे ना, सोच विचार के एलिमिनेट करके, क्वेश्चन गलत कहाँ से होगा। चाहे आपको पूरी नहीं बताओ, लेकिन आपको 1 2 भी बताओ ना, तो आप अटेम्प्ट ले सकते हो। और यूपीएससी आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है ऐसी, कि आप ठीक ठाक जानते हो तो आराम से उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले पाओ। 36 में एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, 36 में बी है आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना चाहिए, आपको एक नया नजरिया मिलेगा क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने का। तो लाइक शेयर बनता है यार, दबा के लाइक शेयर करो, अपने दोस्तों से भी शेयर करते रहो। जो आपके दोस्त यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ग्रुप में आप शेयर करो इन वीडियो को, क्योंकि सबको फायदा मिलना चाहिए। फ्री एजुकेशन का फायदा मिलना ही चाहिए। ये क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन के बारे में मैं नहीं जानता था, लेकिन एक चीज़ इसमें मेरे लिए हिंट था कि जैसे इसकी बात करें कि भारत में कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियोन, फोरेट और ट्राई एजोफोस के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो मुझे किसी का पता नहीं था, मुझे एक चीज़ का पता था, फोरेट का। क्योंकि जैसे हम किसान हैं, तो फोरेट कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेड़ पौधे लगाते हैं तो जहाँ दीमक ज़्यादा होती है ना, तो जब पेड़ शुरू में पेड़ लगाया जाता है, तो जब गड्ढा खोदते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा दीमक होती है, पेड़ हो ही नहीं सकता वहाँ पे। तो शुरुआती स्तर पर क्या होता है कि जब पेड़ बोने से पहले, जब उसमें थोड़ा बहुत जो फोरेट होता है उसका छिड़काव किया जाता है, ताकि जितने भी ये कीड़े मकोड़े हैं, मतलब जो दीमक कह सकते हो, जो पेड़ों को नहीं होने देती है, वो नष्ट हो जाती है, फिर पेड़ आराम से ग्रो कर सकता है। तो इसका मतलब मैंने देखा था प्रयोग किसान करते हैं, कई लोग फसलों में भी करते हैं, लेकिन फसलों में ये बहुत हानिकारक है, क्योंकि फिर मानव स्वास्थ्य का खतरा बनता है। तो इस पर शायद बैन भी है, ऐसी इन चीज़ों पे बैन भी है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। ये दुर्भाग्य है हमारा। तो ये एक खतरनाक है चीज़ है, काफ़ी इन्वायरमेंट में भी इन चीज़ों में चर्चा में रहता है कि इनको बैन करना चाहिए फुल्ली। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम किसी भी फसलों में ऐसे मतलब रसायन इस्तेमाल करते हैं, तो उनका जब निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो उनमें दिक्कत आती है, फिर हम एक्सपोर्ट कर नहीं पाते हैं उनको। इनसे प्रोडक्शन तो ज़्यादा होता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट पड़ेगा फिर। ठीक है, तो मुझे इसका पता था फोरेट का, ये प्रैक्टिकल एक थोड़ा नॉलेज था। तो इसके हिसाब से कृषि में पीड़कनाशी देखते ही इसको आराम से कर लिया, क्योंकि और ऑप्शन में कहीं और है भी नहीं इसमें। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा-सा व्यावहारिक नॉलेज हो तो कभी-कभी बहुत फ़ायदे मिलता है। और इवन मैं अब मतलब इसमें जब एग्रीकल्चर वाले क्वेश्चन देखता हूँ, तो उसमें कम्फर्ट महसूस करता हूँ कि यार ये तो ठीक है, हो जाएगा। क्योंकि एकदम प्रैक्टिकल चीज़ें जी रहे हैं, आराम से इनको देख रहे हैं। तो इनका एक बार चेक कर लेते हैं। 39 में, 39 में ए आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखना, ये पूरा आपके ना सोचने विचारने की क्षमता पर डिपेंड है। इस क्वेश्चन का आंसर इसी इसी ऑप्शन में छुपा हुआ है, मतलब कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं चाहिए। देखो कैसे आज इसको खेलते हैं, इस क्वेश्चन के साथ मजा आएगा, आप इसमें पार्टिसिपेट करना। कि सार्वजनिक परिवहन में बसों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संवर्धित सीएनजी हाइड्रोजन या हाइड्रोजन सीएनजी की बात कर रहे हैं, का इस्तेमाल करने के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए। आराम से इसको पढ़ लीजिए कि ऐसा प्रपोज है कि सीएनजी के अंदर क्या किया जाएगा, हाइड्रोजन को मिलाया जाएगा, और उसे क्या होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो भी है फायदा नुकसान जो भी होगा। स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन सीएनजी के इस्तेमाल का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड के
उत्सर्जनों का विलोपन करना है, ये विलोपन है। यहाँ पे आप देखना क्या वर्ड है, इलिमिनेशन है। इलिमिनेशन मतलब बिल्कुल त्यागना, एक तरह से बिल्कुल उसको निकाल दिया जाएगा कि यदि हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं सीएनजी में तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक तरह से लगभग समाप्त हो जाएगा। ये 100% की बात कर रहा है, देखो विलोपन की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक बार इसको छोड़ते हैं, करते नहीं, एक बार आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक तरफ तो है कि यार थोड़ा सा ये डाउट कर रहा है विलोपन, क्या सीएनजी के अंदर हाइड्रोजन मिलाएंगे तो ये 100% या पूर्णतया मोनोऑक्साइड को बाहर कर देगा, थोड़ा सा डाउट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं एक बार। ईंधन के रूप में हाइड्रोजन सीएनजी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन को कम करती है, तो कम कर सकती है, थोड़ा सा ये तो है ना, कम तो कर ही सकती है, इसीलिए तो इसे इस्तेमाल करें ताकि पोल्यूशन कम हो। तो ये स्टेटमेंट तो पॉजिटिव वाला है, दो तो पक्का पॉजिटिव वाला है, ठीक है ना। और इसके स्टेटमेंट कहाँ पे दिए गए हैं, नीचे दिए गए ना, ठीक है। स्टेटमेंट देखते हैं एक बार बाद में। चलो एक बार, जैसे हम दो निकाला इसमें से, तो दो जहां निकल सकता है, कौन से कथन सही है ना, ठीक है। दो जहां पे सही होगा तो दो स्टेटमेंट कट जाएंगे, इनमें तो दो है ही नहीं ना, तो पॉजिटिव कहाँ पे बचे, या तो बी बचेगा डी, कम से कम दो स्टेटमेंट तो हमारे पास एलिमिनेट करने के लिए बच गए हैं, कि दो हमने सही टिक लगाया ऊपर है ना, कि दो तो सही लग रहा है, दो स्टेटमेंट सही। आगे बढ़ते हैं कि बसों के लिए ईंधन के रूप में सीएनजी के साथ हाइड्रोजन को आयतन के आधार पर 5वें हिस्से में मिलाया जाएगा। ये बिल्कुल नॉलेज नहीं भाई, इसको छोड़ दो, इसको काट नहीं सकते, हो सकता है 5वें हिस्सा हो या नहीं हो, एक बार छोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन फोर्थ देख लेते हैं एक बार, कि सीएनजी की अपेक्षा हाइड्रो सीएनजी ईंधन को कम खर्चीला बनाती है, कि यदि हम सीएनजी के अंदर हाइड्रोजन मिलाते हैं तो ये फिर कम हो जाएगा। थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाओ कि जैसे कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी आती है, क्या आपको लगता है वो नई टेक्नोलॉजी सस्ती होती है? जैसे हम अभी सौर एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर जितना भी जो भी उसमें इस्तेमाल होगा, कच्चा माल से लेकर जो प्रोडक्शन होगा, सप्लाई चेन होगी, तो क्या आपको लगता है बैटरी या सौर ऊर्जा के जो भी उपकरण सस्ते होंगे? ये बहुत इन्वायरमेंट के लिए इको फ्रेंडली है, बहुत शानदार है कि पॉल्यूशन खत्म कर देगी, लेकिन क्या आपको लगता है वो टेक्नोलॉजी सस्ती है? नहीं है ना। तो इसमें भी तो ये है ना कि यदि सीएनजी में हाइड्रोजन मिलाएंगे तो हो सकता है कि ये सही बात है कि पॉल्यूशन कम करेगी, लेकिन ये सस्ती नहीं हो सकती इससे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो सकता है आपका, गलत हो सकता है। इस स्टेटमेंट को हम गलत करते हैं तो 4 भी हम निकालते हैं, इसमें से देखो 4 भी हमने निकाल दिया, ठीक है, 4 भी निकाल दिया, और पहले 2 को, इनको पहले निकाल दिया था हमने, तो आंसर क्या निकल के आएगा, बी। ये देखना, और इसमें एक चीज़ और चेक कर सकते हैं कि जो हमने ये बात की थी, इसमें पहले वाले स्टेटमेंट की बात की थी, ये भी कहीं ना कहीं क्या कर रहा था, एक्सट्रीम सिचुएशन की बात कर रहा है कि यार ये बिल्कुल हटा देगा। जब इनका आंसर पढ़ा मैंने, पहले इसमें दिया गया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड को 70% तक कम कर देगा, तो इसमें ये तो है नहीं कि पूरी तरह से समाप्त कर देगा, तो एक वैसे भी जा सकता था। हम दोनों तरीके से बढ़ सकते थे इसमें, कि आप चाहो तो पहले इसको काट सकते थे, पहले वाले स्टेटमेंट को, कि यार ये पूरी तरह से विलोपन नहीं करेगा, हो सकता है काफ़ी हद तक उसको समाप्त कर देगा, फायदा होगा, पोल्यूशन कम होगा, लेकिन पूरी तरह से उसको विलोपन नहीं कर पाएगा। तो एक स्टेटमेंट काट के भी आप, निकाल के भी आप आंसर निकाल सकते थे अपना, पहले एक निकाल देते, ठीक है। और इस हिसाब से आपका आंसर आराम से बन सकता है, दो, क्योंकि दो स्टेटमेंट किसमें फिर, क्योंकि एक निकाल दिया हमने, तो 2 और 3 इसमें है। तो ये दोनों तरीके से हो सकता था, आप यदि सोचोगे ना इसके बारे में तो ये ऐसे ही होता है। चाहे आप बिल्कुल नहीं जानते उसके बारे में, लेकिन ऐसा थिंकिंग करोगे तो आंसर बन जाता है इसका। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं 43 में। 43 में आंसर हो गया बी, ठीक है। आराम से देखो यहाँ पे 43 में बी आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन ये भी प्रैक्टिकल वाला है और आसान है, मतलब इसमें थोड़ा डाउटफुल ये रहेगा, 50-50 में रहेगा कि मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती है। आप ये जानते हो कि आसमान में यदि बादल नहीं हो तो क्या होता है, विकिरणहास ज़्यादा होता है और उस समय ओस की बूंदें बनती है। तो ये उस उल्टा पूछ रखा है कि जब बादल छाए रहेंगे तो उस समय ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती है। तो बादल से इसको जोड़ना है, ठीक है। तो भूपृष्ठ से निर्मुक्त विकिरण को बादल अवशोषित कर लेते हैं, हो सकता है अवशोषित करें। जैसे ये पृथ्वी है और यहाँ पे चारों ओर बादल है, तो यहाँ से जो वापस पार्थिव विकिरण ऊपर की ओर जाएगी तो बादल इनको क्या कर सकते हैं, अवशोषित कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि हाँ हो सकता है। तो एक तो कभी कभी ऐसा फीलिंग होती है कि हो सकता है, तो इसको छोड़ते हैं एक बार। पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित करते हैं, जैसे ऊपर विकिरण गई तो ये वापस इसको लौटा देते हैं, वापस पृथ्वी की ओर विकिरणों को भेजते हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी लग रहा है, ये दोनों स्टेटमेंट में डाउट होगा आपको ना, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे, बाकी तो इसमें कुछ नहीं है। इसमें आगे देखना, रातों में भूपृष्ठ पर तापमान कम होता है, तो ये तो कोई मतलब नहीं है। बादल बहते हुए पवन की भूमि तल, ये कोई मतलब नहीं है। तो इनमें दोनों में से आपको डाउट रहेगा, तो डाउट दूर कैसे करोगे, जब ऊपर विकिरणें गई, बादलों ने अवशोषण किया तो तापमान तो ऊपर बढ़ा ना, नीचे कहाँ बढ़ा, तो नीचे तो फिर
ठंडा रहेगा तो क्या हो सकता है, ओस की बूंदें बन सकती है, ठीक है। जबकि वापस बादल इनको वापस लौटाए, इस वाले में देखना कि पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित करते हैं, तब पृथ्वी के निचले स्तर पर तापमान बढ़ सकता है, तो फिर क्या होगी, ओस की बूंदें नहीं बनेगी। तो ऐसे एलिमिनेट करोगे तो बी आंसर आपका निकल के आ जाएगा। आप सही समझ रहे हो ना इस बात को, कि आसमान से क्या होगा, बादल इनको पुनः परावर्तित करेंगे ना, तो पृथ्वी की ओर तापमान बढ़ेगा, फिर तापमान बढ़ेगा तो पृथ्वी धरातल पर क्या होगा, ओस की बूंदें नहीं बन पाएगी। तो ये सही लग रहा है। आप देखो, जब मैं कर रहा था तो मुझे पूरा डाउट था, मैं समझ नहीं पा रहा था इसको। वैसे यदि एनसीईआरटी ढंग से रिवाइज की हो तो वहाँ पे ऐसी चीज़ लिखी होती है तो आराम से कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा फिर सोचने के बाद में आंसर बन गया कि यार इससे तो बादल अवशोषित करेंगे तो टेम्परेचर ऊपर ही बढ़ेगा, नीचे नहीं आएगा ना, फिर ओस की बूंदों से संपर्क नहीं इसका। तो ये फिर आंसर निकल के आ गया आराम से, और चेक किया तो आंसर इसका सही निकला, 44 में बी आंसर। ठीक है, ये देखो 44 में बी आंसर। तो ऐसे थिंकिंग कर सकते हो, जहाँ पे आप लगे ना फंस गए, थोड़ा सा उसमें क्लू मिल जाएगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जब मैं देख रहा था मुझे लगा यार ये छोड़ देता हूँ मैं, मुझे आता नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ने में क्या जाता है, कोशिश करने में क्या जाता है, देख लेते हैं कि भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी काल में किया गया। मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं, मैंने छोड़ दिया इसको। वर्तमान में कोयला खंडों का आवंटन अब लॉटरी से होता है, किससे होता है, नहीं आइडिया, बिल्कुल आइडिया नहीं है। फिर कह रहा है कि भारत हाल ही के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था, किंतु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। तो यही अपना डाउट क्लियर हो गया कि यार ये तो हम पढ़ते आए हैं कि भारत ऑस्ट्रेलिया से कोयला आयात करता है। ये भी हम जानते हैं कि भारत में अच्छी क्वालिटी का जो कोयला है वो नहीं होता है, जैसे एंथ्रासाइट कोयला हमारे पास नहीं है, कोकिंग कोल नहीं है हमारे पास इतना अच्छा। तो हम कहीं ना कहीं निर्भर हैं किस पे, आयात पर निर्भर हैं कोयले से। तो ये स्टेटमेंट डाउट कर रहा था, पक्का श्योर था इस बारे में कि मुझे पता है कि बाहर से अभी भी कोयला आयात होता है, तो होता है। तो तीन जहाँ जहाँ मैंने निकाल दिया, स्टेटमेंट बचा एक ओनली। तो कभी कभी ये भी होता है, आप इसको देख के छोड़ दोगे, आपको नहीं आइडिया है, लेकिन है उसका आंसर आपके पास, थोड़ा सोचोगे आंसर है आपके पास। ठीक है, देखते हैं 48 में आंसर सही है कि नहीं। 48 ए आंसर। ठीक है, देखो ऐसे ही होता है, ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको लगेगा शुरू में 3 स्टेटमेंट पढ़ोगे तो लगेगा नहीं पता है मुझे, लेकिन कोई ना कोई इसमें छुपा होगा। ठीक है, ये देखना सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ये भी ऐसे देख कर लग रहा है कि यार ये मैंने पढ़ा नहीं, छोड़ देता हूँ इसको। कि संसद निर्भरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ के पद के आधार पर निर्भरता से छूट देता है। अब कोई आइडिया नहीं इसका, कहीं कोई लग नहीं रहा मामला। उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित, अब 5 बार 10 बार, अब मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट आपको फिर मौका दे रहा है कि जो लाभ का पद है ना, भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। अब देखो यहीं डाउट हो गया, इसने कितना लिखा है, और ये लाभ का पद को भली भांति इसमें परिभाषित किया गया है। तो मन कह रहा है यार क्यों झूठ बोल रहे हैं, भली भांति कहाँ परिभाषित किया गया है। और थोड़ा बहुत लक्ष्मीकांत भी पढ़ा है आपने, ठीक है, तो आपको पता है कि लाभ वाले पद में ये काफ़ी रहता है। ये वैसे भी GS2 मेंस के अंदर बड़ा टॉपिक है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम से लेकर वहाँ पे लाभ के पद से कई बार चर्चा में रहता है मामला। तो द टर्म ऑफिस प्रॉपर्टी वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइन किया गया, बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो डाउट फिल होना चाहिए आपको यहाँ पे, थोड़ा सा आपका माइंड भी काम करेगा कि यार ये चीज़ पढ़ी थी, मैंने भी पढ़ी थी यार, इसको डिफाइन नहीं किया गया लाभ के पद को। यही तो ज़्यादा समस्या आती है इसको लेकर, कि लाभ का पद डिफाइन ही नहीं, वहीं समस्या खड़ी हो जाती है। तो फिर ये ना स्टेटमेंट निकाल दिया आपने 3 वाला, कि 3 गलत है, उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, इनको पकड़ के चलते हैं 3 को, तो आंसर निकल के आ रहा है। मतलब ये ना, ये से करोगे तो मज़ा आएगा, देखना। डरना मत यार, क्योंकि डरोगे तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट लोगे, सेफ जोन में खेल के कितना आगे बढ़ोगे। ये वो नहीं है कि आप 60 क्वेश्चन बिल्कुल केवल 60 अटेम्प्ट लिए आपके 60 के 60 सही हो जाएंगे। सेफ जोन वाला आजकल टाइम ही नहीं बचा है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आगे बढ़ के छक्का मारना पड़ेगा। क्रीज में कब तक खेलते रहोगे यार, आगे बढ़ के मारो। ठीक है, लेकिन ज़्यादा आगे बढ़ के मत मारना, स्टंप आउट हो जाओगे। वो आपको सोचना है कि आपकी कितनी क्षमता है कि आप बॉल को परख के आगे बढ़ के छक्का मार रहे हो, उसका भी ध्यान रखना है आपको। नहीं तो फिर कोच को गालियाँ दोगे कि यार उसने कहा था कि आगे बढ़ के मारना है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका 49 का। 49 में ए देखना, ठीक है, ये देखना आप 59 में देखना, भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित खतरों में से कौन सा सही है। कि इनमें से ये एक पहचाना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो थोड़ा बहुत भी आइडिया हो, आपने पढ़ रखा हो इसके बारे में, मेंस में आता है ऑलरेडी, मेंस के अंदर क्वेश्चन आते हैं इससे संबंधित, तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो देखते हैं कि अपशिष्ट उत्पादों को 5 कोटियों में अपशिष्ट अलग अलग करने होंगे। तो थोड़ा बहुत आइडिया गेसिंग सुना होगा कि इसमें 2-3 कैटेगरी होती है, गीला अलग करना है, प्लास्टिक या इलेक्ट्रिक अलग करना है, ऐसा कुछ करके। तो 5 कोटियाँ तो नहीं होनी चाहिए, तो इसको एक बार छोड़ देते हैं कि यार नहीं होना चाहिए। अपने अब 4 स्टेटमेंट में से एक देखना सही कौन सा हो सकता है। ये नियम केवल अधिसूचित
नगरीय स्थानीय निकायों, अधिसूचित नगरों, सभी औद्योगिक नगरों पर लागू होते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है केवल अधिसूचित पर लागू होंगे। जब इनका नियम बन रहा है तो सबको शामिल करेंगे ना, नहीं तो दूसरे वाले नुकसान पहुँचाएँगे। ऐसा भी ठीक है। इन नियमों में अपशिष्ट भराव स्थलों या तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और व्यवहार मानदंड उपबंधित है। तो हो सकते हैं, लेकिन एक और चेक करते हैं कि अपशिष्ट उत्पादक के लिए आज्ञापालक होगा कि किसी एक जिले में उत्पादित अपशिष्ट किसी अन्य जिले में नहीं ले जाए। तो ये भी कोई ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन ये तीसरा वाला देखना आप। कोई भी जब नियम बनेगा तो कम से कम ये चीज़ें तो उसमें होगी ना, कि इन नियमों में अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए एक सटीक और ब्यौरेवार मापदंड होंगे या मानदंड होंगे। तो ये बना ही क्यों है? इसीलिए तो बना है, इनमें स्पष्ट होगा मामला। तो यही देखो कितना एकदम सिंपल पूछा है। यूपीएससी कभी-कभी इतना सिंपल स्टेटमेंट देता है कि आपको लगेगा डाउट होगा यार ये नहीं होगा, लेकिन आंसर वही बनेगा बाद में। तो सिंपल तरीके से जाओ, जिसको ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा मत लगाओ, इसमें एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ, कोई फ़ायदा नहीं है उससे। 59 में देखते हैं आंसर सी, ठीक है। तो यही जाना है, सिंपल तरीके से जाना है, आंसर इसका सी सही है। आगे देखते हैं, 1-2 हो गए होंगे शायद, 10 क्वेश्चन आज के हो गए। तो बताना कैसा लगा आपको, कमेंट करके बताना, फ़ायदा हुआ कि नहीं। बाकी और मिलते हैं, आपका और प्यार रहा तो लगातार ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। इन्हीं टॉपिक पर बनाते रहेंगे जो आपके काम के हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।